फर्स्ट वीडियो में हमने पेपर 1, 2, 3 के क्वेश्चंस को कवर किया था और आज हम उसी से आगे बढ़ते हुए पेपर 2 का सेकेंड डे का वीडियो बना रहे हैं। आज भी हम 3 क्वेश्चंस कवर करेंगे पेपर 2 में। और इसके पहले मैंने पेपर 1 का सेकेंड डे का क्वेश्चन आंसर अपलोड कर दिया, उसको एक बार देख लें आप लोग। तो आज का पहला प्रश्न ये है कि संविधान की उद्देशिका संविधान की आधारभूत विशेषताओं और मानवीय गरिमा की स्थापना की पुष्टि करती है, इसे स्पष्ट करना है। अब अगर हम इस प्रश्न पर ध्यान दें तो यहाँ प्रश्न के 2 भाग हैं। पहले में हमको क्या बताना है कि संविधान की आधारभूत विशेषताएं किस प्रकार उद्देशिका में परिलक्षित होती है। दूसरा हमको बताना है कि उद्देशिका किस प्रकार मानवीय गरिमा की स्थापना की पुष्टि करती है। तो पहले भाग में हमको बताना है कि किन किन शब्दों के माध्यम से संविधान के आधारभूत विशेषताओं को प्रस्तुत करती है उद्देशिका। आपको बताना है कि कैसे संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य जैसे शब्दों के माध्यम से ये हमारी राज्य व्यवस्था या हमारे राज्य की प्रकृति को बताती है। फिर आपको ये भी बताना है कि किस तरह से ये आदर्श भी स्थापित करती है। समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता जैसे आदर्श स्थापित करती है। तो प्रकृति और आदर्श दोनों आपको उसमें बताने हैं उत्तर के पहले भाग में। और अगर ये सारे शब्द आपको याद आ जाते हैं तो बड़े आराम से उत्तर को आप बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में 2 अलग-अलग भागों में लिख सकते हैं। पहले भाग में हम क्या लिखेंगे, इन सभी शब्दों का एक संक्षिप्त परिचय देते चले जाएंगे एक-एक लाइन में। ठीक है? तो एक छोटी सी भूमिका हम पहले लिख लेंगे कि भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है उद्देशिका, जो इसके आधारभूत सिद्धांतों और लक्ष्यों को सारगर्भित रूप में प्रस्तुत करता है। यह उन आधारभूत मूल्यों को रेखांकित करता है जिन्हें संविधान स्थापित करना और बढ़ावा देना चाहता है, जिसमें व्यक्ति की गरिमा भी शामिल है। तो एक बड़ा शॉर्ट सा आपको इंट्रोडक्शन और बड़ा इंपैक्टफुल आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। उसके बाद आप प्रश्न के अगले भाग में, मुख्य भाग में जो पहला भाग है, यानी आप इसकी आधारभूत विशेषताएं जो जो है संविधान की, वो सब अगले भाग में आप बता देंगे, संक्षेप में बता देंगे। आप ये बता देंगे कि इसमें संप्रभु शब्द का क्या अर्थ है एक लाइन में, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। इसके बाद जो जो न्याय, स्वतंत्रता, समता और ये सारे वर्ड्स हैं, आप इनको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देंगे। तो एक छोटा सा हमने परिचय ऊपर लिख लिया। उसके बाद आगे क्या बताएंगे कि उद्देशिका सिर्फ संविधान का परिचय नहीं है, संविधान का एक अभिन्न अंग है और इसकी आधारभूत संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर को समाहित करता है। केशवानंद भारती मामले में जो 1973 का मामला था, उसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की कि उद्देशिका में संविधान की आधारभूत विशेषताएं शामिल है, जिन्हें किसी संशोधन द्वारा बदला या नष्ट नहीं किया जा सकता है। अब वो कौन कौन से शब्द हैं जो हमारे संविधान, हमारे गणराज्य की प्रकृति को बताते हैं और इसके आदर्श को बताते हैं। सबसे पहले आएगा संप्रभु। यह शब्द क्या है, भारत की बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्रता को दर्शाता है। इसका मतलब हम अपने आप में सॉवरेन है, हमारे सारे डिसीजंस हम खुद लेते हैं, न कि किसी बाहरी दबाव में लेते हैं, बल्कि अपनी परिस्थितियों के हिसाब से, अपनी दशाओं के हिसाब से अपने आप को बेहतर बनाने के लिए सारे निर्णय लेते हैं। समाजवादी शब्द क्या है, यह बताता है कि यह शब्द जो है बताता है कि हम सामाजिक और आर्थिक समानता के प्रति कितने प्रतिबद्ध हैं। हमारा संविधान एक समाजवादी समाज स्थापित करने के लिए, ऐसा समाज जहां पर सामाजिक और आर्थिक समानता सुनिश्चित की जा सके, उसको बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और ये हमारी उद्देशिका में भी लिखा हुआ है। अब आगे आते हैं धर्मनिरपेक्ष। हालांकि यहां पर पंथ निरपेक्ष शब्द है, तो ये पंथ निरपेक्षता शब्द सभी धर्मों के लिए समान सम्मान सुनिश्चित करता है। आपने संप्रभु बता दिया, समाजवादी बता दिया, पंथ निरपेक्ष बता दिया, लोकतांत्रिक बता दिया। लोकतांत्रिक में आप क्या बताएंगे कि ये शब्द लोगों द्वारा लोगों के लिए सरकार को स्थापित करता है। उसके बाद आप गणराज्य शब्द को एक लाइन में डील कर देंगे कि इस शब्द का अर्थ है कि राज्य का मुखिया निर्वाचित होता है, न कि वंशानुगत। तो इस तरह से हमने ये 5 शब्द बता दिए, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। अब इसके बाद हम क्या बताएंगे, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। इन 4 शब्दों को संक्षेप में बता देंगे। ये 4 आदर्श वे स्तंभ हैं जिन पर भारतीय राजनीतिक प्रणाली का निर्माण हुआ है। तो सबसे पहले हो गया न्याय। न्याय कितने प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो न्याय जो है सभी प्रकार के शोषण और भेदभाव को खत्म करने का लक्ष्य रखता है। उसके बाद आती है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता की गारंटी है। इसके बाद आता है हमारा समानता। समानता
किस चीज की समानता? स्थिति और अवसर की समानता प्रदान करना हमारे संविधान का लक्ष्य, यानी एक ऐसा गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया जाए जिसमें सभी को स्थिति और अवसर की समानता सुनिश्चित की जा सके। इसके बाद आता है बंधुत्व। तो बंधुत्व के लिए क्या लिखा जाएगा कि सभी भारतीयों के बीच सामान्य भाईचारे को बढ़ावा देना भी संविधान का एक लक्ष्य है। अब इन सभी शब्दों के अलावा, इन सभी आदर्शों के अलावा संविधान और क्या कहता है? संविधान कहता है कि 3 प्रकार के न्याय, उसके बाद स्वतंत्रता, समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए इसे अधिनियमित और आत्मार्पित किया जाता है। तो यहां पर अगला जो लक्ष्य है वो इन सभी का मूल, आप कह सकते हैं आधार है कि मानवीय गरिमा। हम वो सभी उपाय अपनाएंगे जिनसे मानवीय गरिमा का संवर्धन हो, उनको सुनिश्चित किया जा सके। तो अब उत्तर के अगले भाग में हम इस टॉपिक को डील कर देंगे कि उद्देशिका किस प्रकार से मानवीय गरिमा का संवर्धन करती है। तो अगर देखा जाए तो ये किस प्रकार से होता है, तो उत्तर के इस भाग में हमें बताना है कि किस तरह से उद्देशिका मानवीय गरिमा का संवर्धन करती है और उसके स्थापना की पुष्टि करती है। और ये काम ये कैसे करती है? सबसे पहले तो अगर हम याद करेंगे उद्देशिका का जो सबसे पहला जो शब्द है, हम भारत के लोग, सबसे पहला जो वाक्यांश क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी संविधान सर्वोच्च प्राधिकार हम भारत के लोगों के हाथ में देता है। और चूंकि लोगों के हाथ में संविधान सर्वोच्च प्राधिकार देता है, तो इस तरह से क्या होता है? लोगों की गरिमा को सबसे ऊपर रखा गया है। आप खुद सोचिए कि आप और आप जैसे बहुत सारे लोग अगर मिलके स्वयं को शासित करने के लिए एक विधि संहिता बनाते हैं, नियमों का एक समुच्चय बनाते हैं, तो उसमें आपकी ही गरिमा सबसे ऊपर रखी जाएगी। तो इसी तरह से हम भारत के लोक शब्दावली व्यक्ति की गरिमा को सबसे ऊपर रखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है बंधुत्व। और जैसे ही बंधुत्व शब्द आपके दिमाग में आता है, आप ये समझ जाते हैं कि बंधुत्व को अगर कोई संविधान बढ़ावा दे रहा है तो व्यक्तियों के बीच सम्मान और भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करेगा। बिना सम्मान और भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित किए आप किसी समाज में बंधुत्व या भाईचारे को बढ़ावा नहीं दे सकते। और जहां पर सम्मान और भाईचारे को बढ़ावा दिया जाएगा, वहीं पर मानवीय गरिमा की स्थापना अंततः हो जाएगी। तो एक तरह से देखा जाए तो ये मूल्य भी अंततः व्यक्ति की गरिमा को ही सुनिश्चित करते हैं। बंधुत्व किसको बढ़ाता है? सम्मान और भाईचारे को। और सम्मान और भाईचारे को बढ़ाने का मतलब कि मानवीय गरिमा को ही अंततः स्थापित किया जा रहा है। इसके बाद समानता का आश्वासन अगला तरीका है जिसके माध्यम से संविधान या संविधान का जो संक्षेप रूप है, बहुत कंसाइज, बहुत कंप्रेस्ड फॉर्म है उद्देशिका, वो व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाती है। अब आप समानता से व्यक्ति की गरिमा को बड़े आराम से जोड़ सकते हैं। एक ऐसा समाज जिसमें सभी व्यक्ति समान है, यानी सभी की उतनी ही इज्जत है, किसी को भी ऐसा नहीं कि किसी को ऊंचा किसी को नीचा दिखाया गया। संविधान की नजर में सब समान है, यानी सभी की गरिमा का उतना ही आदर किया जा रहा है। तो इस तरह से क्या होता है? समानता के आश्वासन के जरिए संविधान या उद्देशिका इस चीज को सुनिश्चित करती है कि मानवीय गरिमा में कहीं कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी की मानवीय गरिमा उतनी ही समादृत है। तो इस तरह से समानता के आश्वासन से उद्देशिका क्या करती है? व्यक्ति की गरिमा को सबसे ऊपर रखती है। इसमें हम पढ़ लेते हैं, उद्देशिका सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आश्वासन देती है। तो समानता तभी सुनिश्चित होगी जब सबको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। इससे यह सुनिश्चित होता है कि कोई भी व्यक्ति भेदभाव या असमानता का शिकार न हो और उसकी गरिमा को ठेस न पहुंचे। अब अगला क्या है और क्या तरीका है संविधान का मानवीय गरिमा को सबसे ऊपर रखने का? वो है स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार। तो ये स्पष्ट है कि जब भी कोई संहिता या कोई विधि संहिता या नियमों का कोई समुच्चय प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता अगर सुनिश्चित करने के लिए एक आदर्श राज्य का निर्माण करने का उद्देश्य रखता है, तो इसका मतलब उसमें व्यक्ति की गरिमा को ही स्थान दिया है। व्यक्ति के स्वतंत्रता को सबसे ऊपर रखना यह बताता है कि व्यक्ति की गरिमा को सबसे ऊपर रखा गया है। इसी तरह अगर प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात देने की बात कही जा रही है, तो इससे भी यह चीज स्पष्ट होती है कि उद्देशिका की नजर में व्यक्ति की गरिमा सबसे ऊपर है। संविधान कभी नहीं चाहेगा कि किसी एक व्यक्ति के साथ अन्याय हो तथा दूसरे के साथ न्याय हो। उसकी नजर में सभी समान है, क्योंकि सभी की गरिमा एक तल पर है। इसीलिए वो ऐसे समाज का निर्माण करना चाहती है उद्देशिका जहां पर स्वतंत्रता सभी की सुनिश्चित हो और सभी को न्याय मिले। ठीक है, तो ये हम लिख लेंगे, उद्देशिका स्वतंत्रता और न्याय को स्थापित करने का लक्ष्य रखती है, जो एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक है। अगर आपको स्वतंत्रता नहीं होगी, आपको न्याय नहीं मिलेगा, तो आपकी गरिमा का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। आपको समानता नहीं मिलेगी तो आपकी गरिमा का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। बंधुत्व
जिस समाज में भाईचारा नहीं होगा वहां लोग एक दूसरे की गरिमा का सम्मान नहीं करेंगे। और हम भारत के लोग शब्द से क्या पता चलता है कि व्यक्ति को ही सर्वोच्च प्राधिकार दिया गया है इस संविधान में, और इस तरह से मानवीय गरिमा को सबसे ऊपर रखा गया है। तो इस तरह से हमने दो पार्ट्स में इसको डील कर लिया। लास्ट में एक छोटा सा हमने एक निष्कर्ष दे दिया। संक्षेप में, उद्देश्य का नैतिक दिशा सूचक प्रदान करती है जो राष्ट्र को ऐसे समाज की ओर निर्देशित करती है जहां मानवीय गरिमा अंतिम लक्ष्य है। इसके बाद आप क्या करिए, इस पूरे वीडियो को यहीं पॉज करिए और आप याद करने की कोशिश करिए कि उत्तर के पहले भाग में आपने क्या लिखा था, उत्तर के दूसरे भाग में क्या लिखा था। पहले भाग में हमें दिखाना है कि आधारभूत विशेषताएं क्या है और संविधान की उद्देशिका उनको कैसे दर्शाती है। तो हम संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, इन सभी शब्दों को एक एक लाइन में हम डील कर देंगे। उसके बाद ये तो हो गया प्रकृति हमारे राज्य की, और आगे हो गया हमारा राज्य बनना क्या चाहता है, हमारे आदर्श क्या है। तो आदर्शों के रूप में हम क्या बता देंगे, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो प्रकृति और आदर्श, इन दोनों को मिला के आधारभूत विशेषताएं किस तरह से उद्देशिका बताती है, हम सबको सब वर्ड्स के लिए एक एक लाइन लिख के उसको बता देंगे। फिर आएंगे हम अगर आगे उत्तर के नेक्स्ट भाग पर, जो कि है मानवीय गरिमा। मानवीय गरिमा में हमको क्या बताना है, तीन से चार हेडिंग्स हैं, उसको आप याद रखिए। हम भारत के लोग, दूसरा बंधुत्व, तीसरा समानता और न्याय। इन चीजों को आपको याद रखना है, व्यक्ति की गरिमा, बंधुत्व, समानता और स्वतंत्रता तथा न्याय। बस ये आपको पूरा का पूरा उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने इस स्तर का उत्तर लिख दिया तो आप मान के चलिए कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि संविधान क्या है, भारतीय संविधान के मुख्य स्रोत क्या है। ये सवाल यूपीएससी 2007 के मेंस में पूछा जा चुका है। और अगर यूपीपीसीएस थोड़ा भी फेरबदल करता है अपने अप्रोच में या थोड़ा सा यूनिक बनाने की कोशिश करता है, तो वो सबसे पहले उठ के जाएगा यूपीएससी के आए हुए प्रश्नों के ऊपर, और वहां से हो सकता है ये प्रश्न उठा के पूछ दे। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमको इसके दो भाग करने हैं। जैसे जो प्रश्न है उसके हिसाब से हम उसके दो भाग कर लेंगे। पहला क्या है, संविधान पहले भाग में बताएंगे, परिचय के रूप में बताएंगे, एक संक्षिप्त भूमिका के रूप में बताएंगे कि संविधान है क्या। दूसरे में बताएंगे संविधान के मुख्य स्रोत क्या है। तो सबसे पहले हमको ये पता ही है कि किसी भी राष्ट्र के सर्वोच्च कानून और आधारभूत विधिक दस्तावेज को हम क्या कहते हैं, संविधान। तो संविधान किसी भी राष्ट्र का सर्वोच्च कानून और आधारभूत विधिक दस्तावेज होता है। और यह दस्तावेज करता क्या है, उस देश के राजनीतिक संगठन, संरचना, सरकार की संरचना, शक्तियों और नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करता है। तो भूमिका में आप सबसे पहले बता दीजिए कि संविधान है क्या, सर्वोच्च कानून, आधारभूत विधिक दस्तावेज, और ये करता क्या है, राजनीतिक संगठन, सरकार की संरचना, शक्तियों तथा नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करता है। अब ये आगे मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर दिया है, ताकि आपको, जैसे होता है ना कि बहुत सारी चीजें हो तो कुछ उसका आधा भी याद रहेगा तो आप अच्छा खासा भूमिका लिख लेंगे। तो आप चाहे तो उसको भी छोड़ सकते हैं, इतना ही लिखना काफी होगा भूमिका के रूप में या परिचय के रूप में। लेकिन अगर आपको याद रहता है तो आप आगे भी लिख सकते हैं कि यह राष्ट्र के शासन प्रशासन के लिए एक बुनियादी ढांचा प्रदान करता है और सरकार की शक्तियों को सीमित करके तानाशाही को रोकता है। तो इस तरह से एक छोटी सी संक्षिप्त भूमिका आपकी तैयार हो गई परिचय के रूप में। अगर इसका आप आधा भी लिख लेते हैं, सिर्फ यहां तक भी अगर आप लिख लेते हैं कि संविधान किसी भी राष्ट्र से लेकर परिभाषित करता है, तो भी एक अच्छा खासा इंपैक्ट आप एग्जामिनर पर क्रिएट कर सकते हैं। अब उत्तर के अगले भाग में हमको क्या लिखना है, भारतीय संविधान के मुख्य स्रोत क्या है। हम सभी पीटी के लिए रटते चले आए हैं आज तक कि प्रीलिम से पूछ सकता है कि भाई हमारे नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए, और सहकारी संघवाद का सिद्धांत कहाँ से लिया। इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हम लोग फैक्चुअल याद करते हैं प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए, उसी को आपको यहाँ पर मेंस के लिए लिख देना है। बस उन्हीं सारे के सारे सोर्सेस को यहाँ पर एनलिस्ट कर देना, आपका काम खत्म हो जाएगा यहाँ पर। इसके आगे आपको बहुत ज़्यादा एनालिटिकल क्वेश्चन नहीं है, फैक्चुअल क्वेश्चन है एक तरह का, तो आपको फैक्चुअल आंसर ही लिखना होगा। तो हमने एक छोटा परिचय लिख लिया। अब आते हैं भारतीय संविधान के मुख्य स्रोत। भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है क्योंकि इसे विभिन्न देशों के सर्वोत्तम संवैधानिक प्रावधानों और भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रेरित होकर तैयार किया गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि उधार लिए गए प्रावधान भारत की सामाजिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक जरूरतों के अनुरूप हों। देखिए, जिस समय भारत का संविधान बन रहा था उस समय बिल्कुल फ्रॉम द स्क्रैच एक नया संविधान बनाना संभव नहीं था, क्योंकि जितनी भी अच्छी चीजें थी विश्व के विभिन्न देशों के संविधान में ऑलरेडी आ चुकी थी। चाहे वो अमेरिका का संविधान हो, चाहे वो ब्रिटेन का संविधान हो, लगभग हर देश ने अपने संविधान में उन सभी चीजों को पहले इंक्लूड कर दिया था जो किसी भी देश के शासन को चलाने के लिए सर्वाधिक आवश्यक थे। आप देखिए, अगर ये परिचय आप नहीं भी लिखना चाहते हैं तो आप मत लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको
सिंपल ये लिख देना है कि भारतीय संविधान को विभिन्न देशों के सर्वोत्तम संवैधानिक प्रावधानों और भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रेरित होकर तैयार किया गया है और यह सुनिश्चित किया गया है कि ये प्रावधान भारत की सामाजिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक जरूरतों के अनुरूप हो। यहाँ पर आप चाहें तो उधार लिए गए और इस तरह के शब्दों का प्रयोग न करें तो बेहतर होगा। चलिए अब आगे चलते हैं, इसमें मुख्य स्रोत एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला तो हमें पता है कि अधिकांश जो भाग है वो कहां से लिया गया है, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसके लिए आप थोड़ा सा लिख देंगे, सबसे बड़ा और सर्वाधिक प्रभावशाली स्रोत है, लगभग 2/3 हिस्सा संविधान का हमारा वहीं से लिया गया है। इसके अलावा संघीय योजना भी वहीं से ली गई है, न्यायपालिका, ये सारी फैक्ट्स हम लोग जो है पीटी के समय भी याद रखते हैं आप सभी लोग, तो ये चीज़ें आप बड़े आराम से लिख देंगे। सबसे बड़ा और सर्वाधिक प्रभावशाली स्रोत है संघीय योजना, न्यायपालिका का ढांचा, राज्यपाल का कार्यालय, लोक सेवा आयोग और आपातकालीन प्रावधान, ये सारी चीज़ें भारत सरकार अधिनियम 1935 का हिस्सा रही हैं और उन्हें वहाँ से एज इट इज़ लिया गया है, थोड़े बहुत संशोधन के साथ। अब आते हैं अगला स्रोत क्या है, ब्रिटेन का संविधान। तो ब्रिटेन का संविधान, स्पष्ट सी बात है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के बाद एक बड़ा स्रोत होगा जिससे हमारी जो राज्य व्यवस्था है उसका स्ट्रक्चर काफ़ी मेल खाता होगा। तो संसदीय शासन प्रणाली हमारी वहीं से ली गई है ब्रिटेन के संविधान से। इसके अलावा एकल नागरिकता, रूल ऑफ लॉ यानी विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, द्विसदनीयता और विधायी प्रक्रियाएं, ये सब कुछ हमारा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान आता है, वहां से आपको पता ही है कि मौलिक अधिकार सबसे बड़ा का जो स्रोत है वो हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है। जुडिशियल रिव्यू का जो तत्व है वो भी अमेरिकी संविधान से लिया गया है। इसके अलावा न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट और उपराष्ट्रपति का पद, ये सब कुछ लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। आयरलैंड का संविधान, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि और राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, ये सब कुछ आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है, आपने याद किया होगा, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, यानी सशक्त केंद्र, राज्यपाल और अवशिष्ट शक्तियां, ये सब कनाडा के संविधान से ली गई हैं। ऑस्ट्रेलिया का संविधान, यहां से समवर्ती सूची, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अब ये सारी चीजें जो यहाँ पर बोल्ड फॉर्मेट में है, जो बोल्ड किए, अगर आप सिर्फ इतना भी याद रख लेते हैं ना तो भी बहुत अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। आप ये मान के चलिए, अगर आप इतना भी कर देते हैं तो कोशिश करिए कीवर्ड्स खाली लिखते चले जाइए अपने शॉर्ट नोट्स में। बाकी मैं शॉर्ट नोट्स आपको हर आंसर के लास्ट में भी प्रोवाइड कर रहा हूँ और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको ये सारे के सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे। तो अपना साथ में शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलिए, प्रश्न लिख दीजिए, उसके नीचे सिर्फ कीवर्ड्स आप लिखते चले जाइए और उसके बाद जैसे मैं वीडियो खत्म करूं एक बार उन कीवर्ड्स को आंख बंद करके रिकॉल करने की कोशिश करिए कि आपको कितना याद आ रहा है। एक बार में नहीं आता, फिर आप देखिए कि आप जितना याद आ रहा था उतना क्या सही है कि नहीं, फिर दोबारा उसको आंख बंद करके एक बार फिर से रिकॉल करिए। सेकेंड टाइम में आपका रिटेंशन ज़्यादा होगा। तो अगर आपने एक दो बार इसको रिकॉल कर लिया हमारे आंसर राइटिंग के साथ साथ, तो आपके आंसर्स तैयार होते चलेंगे। फिर हफ्ते के अंत में हम सबको एक बार फिर से रिवाइज करते हुए चलेंगे ताकि अंत में आपके पास शॉर्ट नोट्स हर आंसर के मौजूद रहें। तो रिवीजन आप जितना ज़्यादा करेंगे उतनी आपकी मेमोरी स्ट्रांग होती जाएगी और उतना ही ज़्यादा आपके पास इन सारे उत्तरों का एक शॉर्ट फॉर्मेट आपके पास रहेगा और एग्जाम में आपको सोचना नहीं पड़ेगा ज़्यादा। सफल वही लोग होते हैं जो सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आते हैं। तो आपका पहला लक्ष्य तो ये है कि आपको सारे प्रश्नों को वहां पर अटेम्प्ट करना है और इसके लिए शॉर्ट नोट से बेहतर कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप प्रीलिम्स से हट के कुछ चीज़ें पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें प्रीलिम्स की हैं। यहाँ पर उनको सिर्फ आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। तो आपको फैक्ट्स याद रखने के लिए शॉर्ट नोट्स ही बनाने होंगे। अगर उनको एक एक लाइन में भी डील कर दिया तो आपका हर क्वेश्चन का आंसर वहां पर एग्जामिनर के सामने रहेगा। तो मैं जैसे से बता रहा हूँ साथ साथ रिवाइज करते चलाइए, ये सबसे जरूरी है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया का संविधान देख लिया, समवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, सब कुछ यहां से लिया गया है। तो याद रखिएगा समवर्ती, व्यापार वाणिज्य और संयुक्त बैठक, ये तीन कीवर्ड्स याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया। जर्मनी का वाइमर संविधान, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारियों का निलंबन, ये वहीं से लिया गया है। सोवियत संघ, मौलिक कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श कहां से लिया गया है, सोवियत संघ से। तो इस तरह से भारतीय संविधान विभिन्न स्रोतों से संकलित दस्तावेज होने के बजाय देश की विशिष्ट आवश्यकताओं और संविधान सभा की व्यापक बहसों के अनुसार तैयार किया गया सर्वोत्तम विचारों का संश्लेषण है। तो अब ये निष्कर्ष थोड़ा सा पॉजिटिव है, मैं इसको एक बार देखना भूल गया था, लेकिन आप बेहतर होगा कि आप इस निष्कर्ष को फॉलो करें। ऊपर परिचय में जो चीजें लिखी है ना
उधार की थैली और इस तरह की चीज़ें आप कोशिश करिएगा उनको न लिखें। मुझे एक बार चेक करना चाहिए था फाइनल प्रेजेंटेशन से पहले। ये चीज़ें आप बिल्कुल हटा दें। आप सिर्फ यहाँ पर ये लिखिएगा, ऊपर जो हमने शुरुआत में लिखा था मुख्य स्रोत वाले में, कि भारतीय संविधान को विभिन्न देशों के सर्वोत्तम संवैधानिक प्रावधानों और भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रेरित होकर तैयार किया गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि ये प्रावधान भारत की सामाजिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक जरूरतों के अनुरूप हो। और इसी लाइन पर, इसी तर्ज पर आपको अपना निष्कर्ष भी लिखना है कि इस प्रकार भारतीय संविधान विभिन्न स्रोतों से संकलित दस्तावेज होने के बजाय, ये सच है कि विभिन्न स्रोतों से इसको संकलित किया गया है, लेकिन उसके बावजूद उसमें बहुत सारे संशोधन किए गए हैं ताकि वो देश की विशिष्ट आवश्यकताओं और दशाओं को वो उसके अनुसार वो कार्य कर सकें। तो आपको एक बड़ा सधा सा निष्कर्ष यहाँ पर लिख देंगे, तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा आंसर ये बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट अगले सवाल पर। ये इसका शॉर्ट नोट्स है, आप एक बार देख लें। परिचय में आपको क्या लिखना है? सर्वोच्च कानून बुनियादी कानूनी दस्तावेज राजनीतिक संगठन, संरचना और अधिकारों को परिभाषित करता है, बुनियादी ढांचा। एक बार इसको देखिए और उसके बाद जो आपने प्रश्न में पढ़ा, जो उत्तर जो आपने अभी देखा है, आपने जो चीज़ें याद आ रही हैं उसको एक बार कागज़ पर लिखने की कोशिश करिए कि आपको क्या याद आ रहा है। फिर एक दो बार रिकॉल करके, जितना ज़्यादा आप रिकॉल करेंगे उतना ही ज़्यादा आंसर, आपके दिमाग की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, एबिलिटी बढ़ती जाएगी आंसर्स को फेच करके निकालने की। और रिकॉलिंग जितनी अच्छी होगी आप उतने ही ज़्यादा तेज़ी से वहाँ आंसर्स लिख सकेंगे। तो जितना ज़्यादा रिवाइज कर सके उतना बेहतर है। मेंटल रिकॉल आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। तो क्विक रिवीजन नोट्स को देखिए, फिर आंख बंद करके उनको लिखने की कोशिश करिए, एक दो बार लिखिए, अपने आप चीज़ें जो है वो कंठस्थ होनी शुरू हो जाएंगी। आगे है, भारतीय संविधान को एक जीवंत दस्तावेज क्यों कहा जाता है? ये अगला सवाल है। इस सवाल में आपको एक बहुत छोटा सा इम्पैक्टफुल एक इंट्रोडक्शन दे देना है। परिचय में आपको संक्षेप में सबसे पहले तो ये बताना है कि इसे जीवंत दस्तावेज क्यों कहते हैं। कोई चीज जीवंत तब होती है जब समय बदलने के साथ साथ बदलती आवश्यकताओं और परिस्थितियों के हिसाब से वो वस्तु या वो एंटिटी अपने आप को बदलती चली जाती है। तो भारतीय संविधान भी जीवंत क्यों है? क्योंकि ये समय के हिसाब से, समय की आवश्यकताओं के हिसाब से, समाज की आवश्यकताओं और स्थितियों के हिसाब से समय समय पर अपने आप को बदलने में सक्षम है। और यही कारण है कि अब तक हमारे संविधान में 106 बार संशोधन किए जा चुके हैं। तो आपको इसको बहुत एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देना है। तीन चार कीवर्ड से आप उनको याद रख लीजिएगा एक बार। जैसे पहले आप अपने नोट्स में सबसे ऊपर लिखिए प्रश्न 6, भारतीय संविधान को एक जीवन दस्तावेज क्यों कहा जाता है। फिर आप उसके नीचे शॉर्ट नोट से लिखना शुरू करिए। परिचय में आप क्यों लिखेंगे क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक गतिशील साधन है जो भारतीय समाज की बदलती जरूरतों और आकांक्षाओं के साथ विकसित होता रहता है। और इसी कारण अब तक भारत में संविधान में 106 बार संशोधन किए जा चुके हैं। तो कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे यहाँ पर इसमें आपको लिखना है जीवंत दस्तावेज, गतिशील साधन, जरूरतों और आकांक्षाओं के साथ विकसित और 106 संशोधन। ये 4-5 कीवर्ड्स आप लिख लीजिए, आपको परिचय अपने आप याद आ जाएगा कि उसमें लिखना क्या है। एक दो बार इसको दोहराएंगे आंख बंद करके, अपने आप याद हो जाएगा। अब क्या, चलते हैं आगे। अब इसी चीज को अब हम आगे स्टेप बाय स्टेप इसको एक बार डिटेल करेंगे, इसकी डिटेलिंग करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे। भारतीय संविधान को जीवंत दस्तावेज मानने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। सबसे पहले, ये एक संशोधन योग्य इसकी प्रकृति है। ये बहुत कठोर नहीं है और बहुत ज्यादा मुलायम भी नहीं है। एक लचीला संविधान है जिसको समय के हिसाब से और देश की बदलती परिस्थितियों के हिसाब से उसमें समय समय पर परिवर्तन किए जा सकते हैं। संशोधन योग्य प्रकृति में हम क्या लिखेंगे? अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन की प्रक्रिया की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। तो संशोधन योग्य प्रकृति में आपको एक कीवर्ड याद रखना है, अनुच्छेद 368। समय के साथ विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न संशोधन किए गए हैं संविधान में। तो आपको अनुच्छेद 368 में सिर्फ इतना ही याद रखें कि अनुच्छेद 368 एक कीवर्ड है इसका, तो आपको याद रहेगा कि इसमें करना क्या है, लिखना क्या है। अनुच्छेद 368 बताता है कि संविधान में संशोधन किस तरह से किया जाता है और उसी की प्रक्रिया की रूपरेखा बताता है। और संशोधन की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि समय के साथ विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बदलाव जरूरी है। तो 368 खाली आप याद रखेंगे, आप अपने आप फर्स्ट पॉइंट लिख ले जाएंगे। उदाहरण के लिए हाल ही में किया गया 106वां संविधान संशोधन अधिनियम, अगर आप इस तरह के एग्जाम्पल्स देते हैं ना, तो एग्जामिनर के सामने एक इंप्रेशन ये पड़ता है कि इसने स्टैटिक के साथ साथ डायनेमिक यानी उसके गत्यात्मक भाग को भी कवर किया है। ठीक है, तो ये ओवरऑल एक बड़ा अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, एक बड़ा कंप्लीट आंसर बनता है। इसलिए आपको इस तरह के उदाहरण देने हैं, कोशिश करिए अगर याद आता है तो। कि उदाहरण के लिए हाल ही में किया गया 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण प्रदान करता है।
तो ये हो गया हमारा अमेंडेबल नेचर, संशोधन योग्य प्रकृति। हमने किसमें लिखा? जीवन दस्तावेज मानने के मुख्य कारण में पहला टॉपिक, पहला हेडिंग था ये। आगे चलते हैं, विकासशील मौलिक अधिकार। अब ये विकासशील मौलिक अधिकार हम क्यों कह रहे हैं? इवॉल्विंग फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी समय के साथ मौलिक अधिकार भी बदलते रहते हैं। शुरुआत में जो जो मौलिक अधिकार थे सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है, समय के साथ हमारे समाज बदल रहा है, हमारी स्थितियां बदल रही हैं, साइंस नई नई तरक्की कर रहा है, विज्ञान की नए नए आयाम खोजे जा रहे हैं और समाज भी तेजी से अपडेटेड हो रहा है, हमारी टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है, हमारा समाज अपडेट हो रहा है। तो समय बदलती परिस्थितियों और समय के हिसाब से हमारे मौलिक अधिकारों को भी बदलना पड़ेगा और हमारे यहाँ वो लगातार बदल रहे हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान के भाग 3 यानी अनुच्छेद 1212 से 35 में मौलिक अधिकार जैसे समानता, स्वतंत्रता अनेक वर्षों से विकसित और विस्तारित होते रहे। ये पहले पॉइंट में आपको लिख देना है। ठीक है, समानता और स्वतंत्रता के अधिकार लगातार, भाग 3 के अधिकार जो है वो लगातार लंबे समय से जरूरतों के हिसाब से और न्यायपालिका की नई नई व्याख्याओं के हिसाब से, आदेशों के हिसाब से वो परिवर्तित होते रहे। अब जैसे उदाहरण के लिए नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ 2018 के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। अगर आप ये फैक्ट लिख देते हैं तो आराम से, बड़े आराम से आपको 70% मार्क्स इसमें मिल सकते हैं, अगर इस तरह का आपने आंसर लिख दिया। ठीक है, नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ 2018 का जिक्र कर दीजिए, इसको कोट कर दीजिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया, ये बताते हुए इसको लिखिए आप, जिसने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 1921 का और विस्तार किया। ठीक है, आपने विकासशील मौलिक अधिकार को डील कर दिया 2 पॉइंट्स के माध्यम से। पहले में बता दिया भाग 3 में समानता और स्वतंत्रता के अधिकार को, दूसरे भाग में आपने एक एग्जाम्पल दे दिया, नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ 2018, या सिर्फ नवतेज सिंह जौहर लिख दें केस में, है ना, समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर अनुच्छेद 14, 15, 19, 21 का विस्तार किया, इतना ही काफी है। अगला जो पॉइंट है ये दिखाने के लिए कि हमारा संविधान किस तरह से जीवंत है, वो है न्यायपालिका द्वारा गतिशील व्याख्या। हम आए दिन देखते हैं कि न्यायपालिका जो है अलग अलग आदेशों के माध्यम से, व्याख्याओं के माध्यम से भाग 3 का विस्तार करती रहती है, जिसमें सबसे ज्यादा विस्तार किसका हुआ है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अनुच्छेद का। आप उसमें हर चीज शामिल हो गई है। सोचिए, डिजिटल एक्सेस को भी एक मौलिक अधिकार बना दिया गया है, स्वच्छ वायु का अधिकार, और पता नहीं कितनी सारी चीजों में समय समय पर न्यायपालिका अपने आदेशों के माध्यम से उसमें शामिल करता रहता है। तो ये न्यायपालिका जो द्वारा जो ये गतिशील व्याख्याएं हैं समय समय पर, ये भी हमारे जो हमारा संविधान है उसमें समय समय पर संशोधन करती रहती है। तो अब आप इसको थोड़ा सा 2 पॉइंट्स में डील कर दें। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक व्याख्याएं संविधान में नए आयाम जोड़ती है। अब अगले पॉइंट में आप एक छोटा सा उदाहरण दे दें। उदाहरण के लिए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, बहुत मशहूर मामला, आपने बड़े इसको याद भी किया होगा। मिनर्वा मिल्स हो, केशवानंद है, और इस तरह के जितने मामले आपने पढ़ा होगा, तो इसका आप एक थोड़ा सा रेफरेंस दे दें यहाँ पर। उदाहरण के लिए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत संरचना के सिद्धांत को स्थापित किया। आज तक की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इसलिए बैठी ताकि ये बताया जा सके कि संविधान में सरकार किस हद तक संशोधन कर सकती है। ठीक है, तो आप मैंने इसका आप जिक्र कर देंगे, कोटे इसको यहाँ पर रेफर कर देंगे, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 आधारभूत संरचना। और यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि कुछ मौलिक सिद्धांत अपरिवर्तनीय रहें जबकि अन्य भागों में संशोधन किया जा सकता है। तो न्यायपालिका द्वारा गतिशील व्याख्या में आप ये चीजें लिख देंगे कि न्यायिक व्याख्याएं नित नए आयाम जोड़ती हैं। केशवानंद भारती का वहां पर रेफरेंस दे देंगे, आधारभूत संरचना का कीवर्ड यूज कर देंगे, अपने आप ये पॉइंट आपका डील हो जाएगा। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, सामाजिक परिवर्तन के प्रति प्रतिक्रिया या अनुक्रिया। ठीक है, प्रतिक्रिया एक नेगेटिव वर्ड है, आप इसकी जगह अनुक्रिया कर लें। संविधान सामाजिक परिवर्तनों और तकनीकी प्रगति के प्रति अनुक्रिया करता है। उदाहरण के लिए न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी सेवानिवृत्त और अन्य बनाम भारत संघ 2017 मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई थी। ठीक है, आप नेक्स्ट पॉइंट में इसका जिक्र कर देंगे। के.एस. पुट्टास्वामी केस में 2017 का एक केस था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राइट टू प्रिवेसी यानी निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई थी। यह व्यक्तिगत निजता पर प्रौद्योगिकी के प्रभाव को स्वीकार करता है। अगला और लास्ट पॉइंट है वैश्विक प्रभाव का समावेशन, ग्लोबल इन्फ्लुएंस का इंक्लूजन। इसमें आपको क्या लिखना है? इन सारे जो न्यायालय की डिक्रीज हैं, इंटरप्रिटेशंस हैं, समय के अनुसार संविधान में जो केंद्रीय सरकार द्वारा जो संशोधनों के माध्यम से बदलाव किए जाते हैं वो, इसके अलावा समय समय पर वैश्विक स्तर पर जिन सिद्धांतों को स्वीकृति दी जाती है, जिनको पूरा विश्व मान्यता देता है, उनको भी हमारे संविधान में शामिल किया गया है।
तो आप इसके लिए भी एक पॉइंट बनाएंगे और लिखेंगे वैश्विक प्रभाव का समावेशन किस तरह से किया गया और ये समावेशन किस तरह से जीवंत संविधान बनाता है हमारे संविधान को। तो इसमें आप लिख देंगे भारतीय संविधान वैश्विक सिद्धांतों को एकीकृत करता है और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों को अपनाता है। उदाहरण के लिए तो आपको 2 कीवर्ड्स याद रखने हैं वैश्विक प्रभाव का समावेशन में। पहला वैश्विक सिद्धांतों को एकीकृत, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों को अपनाना। फिर उसके बाद वेल्लोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ 1996। अगर आपने मामला लिख दिया तो ये मान के चलिए कि एग्जामिनर घर खोज के आ जाएगा आपको अलग से पुरस्कृत करने के लिए, आपको जो नंबर देगा वो तो अलग है। तो इस तरह के अगर आप आंसर्स, इस तरह के फैक्ट्स अगर अपने आंसर में इंक्लूड करते हैं तो इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ेगा। मेरा कहने का सिर्फ ये अर्थ है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने आप पॉइंट में इसको आप इंक्लूड कर दें, वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ 1996। सर्वोच्च न्यायालय ने इस केस के तहत स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को मान्यता दी, जिसके लिए उसने पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा 1992 से प्रेरणा ली। तो आपको 3 चीजें याद रखनी है यहाँ पर। वैश्विक प्रभाव का समावेशन है, वैश्विक सिद्धांतों, अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों, ये 2 कीवर्ड्स याद रखेंगे। फिर आप वेल्लोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम का केस 1996 का, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार और रियो घोषणा 1992, ये 3 कीवर्ड्स आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो इस तरह से आपका वैश्विक प्रभाव का समावेशन वाला जो हेडिंग है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब ये सारी चीजें लिखने के बाद आपने बता दिया, दर्शा दिया कि किस तरह से हमारा संविधान कठोर नहीं है, ये रिजिड नहीं है, ये रुके हुए पानी की तरह सड़ नहीं रहा, बल्कि बिल्कुल सतत प्रवाहमान और गतिशील है, और इस तरह से ये जीवंत है। निष्कर्ष में आपने ऊपर वाली सारी चीज़ों को उसी सारी चीज़ों को संक्षेप में लिख देना है कि किस तरह से भारतीय संविधान समय समय पर उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों पर लगभग एक जीवित प्राणी की तरह अनुक्रिया करता रहता है। और अगर आपने यहाँ पर डॉक्टर BR अम्बेडकर का कोटेशन डाल दिया, कोटेशन क्या है, संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज मात्र नहीं है, इट्स नॉट अ लॉयर्स डॉक्यूमेंट, उन्होंने कहा था, यह जीवन का एक साधन है और इसकी भावना हमेशा युग की भावना होती है। अगर आपने कोटेशन डाल दिया तो बहुत अच्छा आंसर हो जाएगा। कोशिश करें इस तरह के कोटेशंस आप एक अलग से लिखते चले जाएं, क्योंकि आपके ऐसे वाले पेपर में भी इस तरह के कोटेशंस बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो आपने निष्कर्ष में ऊपर वाली सारी चीजों को एक संक्षेप में लिख दिया। समय समय पर उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों पर लगभग एक जीवित प्राणी की तरह अनुक्रिया करता है, इसलिए जीवंत है। उसके बाद अम्बेडकर साहब का ये कोटेशन। उसके बाद चूंकि ये गतिशील है, व्याख्याओं के लिए खुला है और बदलती परिस्थितियों के प्रति अनुक्रिया करता रहता है, इसलिए प्रभावी ढंग से काम करना जारी रखता है और आगे भी ये प्रभावी ही रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपने आंसर कंप्लीट कर लिया। आपको याद रखना है परिचय, छोटा सा परिचय, जीवन दस्तावेज गतिशील साधन जरूरतों और आकांक्षाओं के साथ विकसित होता है, 106 बार संशोधन, ये 4 कीवर्ड्स आप याद रखिए। उसके बाद कारण, संशोधन योग्य प्रकृति, विकासशील मौलिक अधिकार, न्यायिक व्याख्या, सामाजिक परिवर्तन, और इनमें क्या क्या लिखना है हमने ऊपर एक बार देख लिया है। तो कोशिश करिए इस क्विक रिवीजन नोट्स को एक बार पढ़िए अच्छे से, कम से कम 30 सेकंड तक। उसके बाद आंख बंद करके इसको रिवाइज करने की कोशिश करिए और पेपर पर जितना कुछ आपको याद आता है वो सब लिखते चले जाइए। तो इस तरह से आपका रिवीजन बहुत अच्छा होगा। और इसके अलावा आपको क्या करना है, इन क्विक रिवीजन नोट्स का रात में सोते समय आपको एक बार क्विक रिवीजन करते चले जाना है। अगर आपने ये चीज़ अपने रूटीन में शामिल कर लिया तो ये मान के चलिए कि आपको ये सारे आंसर जो मैं आगे करवाने वाला हूँ सब कुछ आपके टिप ऑफ द टंग होगा, और नींद में भी कोई आपसे उठा के पूछेगा तो आपको सारे वो आंसर याद होंगे। तो इस तरह से आज हमने ये 3 क्वेश्चंस जो है वो कवर किए हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट उसमें आगे के क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।